नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अर्थात सातत्य और कलनीयता के पार्ट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। पिछले 3 पार्टों में हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में अच्छे से जाना, उस पर आधारित प्रश्नावली जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी थी वो हल करी है। इस पार्ट में हम डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये सब जानेंगे इस पार्ट में और इस पर आधारित प्रश्न भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानना। डिफरेंशिएबिलिटी को हिंदी में अवकलनीयता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। माना f(x) एक वास्तविक फलन है, f(x) एक वास्तविक फलन होना चाहिए और a एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी जा सकती है। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये 3 क्राइटेरियाज अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ये डिफरेंशिएबल होगा कोई भी फलन। अगर ये तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि कंटिन्यूटी चक्री थी, उसमें भी 3 क्राइटेरियाज थे, वैसे इसमें भी 3 क्राइटेरियाज है। आइए तीनों क्राइटेरियाज क्या है समझते हैं। पहला क्राइटेरिया, यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन होल h होल के अपॉन में h का अस्तित्व है। ये जो लिमिट निकालनी है ये लिमिट निकालेंगे। अगर इसको निकालने के बाद जो मान आता है उसका अस्तित्व होता है तो इसे x बराबर a पर f(x) यानी जो फलन है x बराबर a पर फलन का दाएं पक्ष का अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं RHD कहते हैं। इसे r डॉट f डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया। कोई फंक्शन जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक डैश लगाते हैं, 2 बार करते हैं 2 डैश, 3 बार 3 डैश। तो ये डिफरेंशिएशन का साइन है कि एफ ए जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया गया है और राइट हैंड साइड में उसकी लिमिट चेक करी गई है, से दर्शाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इसमें यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन होल के अपॉन में माइनस h का अस्तित्व है, ये मान निकालने पर अगर उस मान का अस्तित्व होता है तो इसे x बराबर a पर फलन का बाएं पक्ष का अवकलज यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD कहते हैं। इसे L डॉट f एक बार डिफरेंशिएट f ऑफ a जो कि एक बार डिफरेंशिएट है से दर्शाते हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि यदि फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है तब, यदि और केवल यदि अगर f(x) है, इसका मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होते हैं। इसके उभयनिष्ठ मान को f ऑफ a एक बार डिफरेंशिएट से दर्शाते हैं, f डैश a से दर्शाते हैं। ये मतलब ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे तभी कोई फलन क्या कहते हैं डिफरेंशिएबल होगा। तो आइए अगला पार्ट पे बढ़ते हैं, सातत्य और अवकलनीयता में संबंध। क्या अभी जो हमने कंटिन्यूटी पढ़ा है पीछे और अब जो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, इन दोनों में संबंध है कि नहीं है वो हम जानते हैं। उसको एक प्रमेय की सहायता समझते हैं। प्रमेय क्या है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, यानी कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस है, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, जो अवकलनीय फलन यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो सतत तो होगा, परंतु बट हर मतलब एवरी क्या कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। कि अवकलनीय फलन हमेशा सतत होगा ये तो निश्चित है, परंतु हर सतत फलन अवकलनीय हो ये निश्चित नहीं होता। तो इसको कैसे समझते हैं, इसकी उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में लिखा है, माना f(x) एक अवकलनीय फलन है, यह मान के चलेंगे f(x) एक अवकलनीय फलन है, तो इसके प्रांत में एक वास्तविक संख्या a के लिए कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, तो वह मान चलते हैं इसके प्रांत में। मतलब प्रांत और परिसर ये आप उसमें पढ़ेंगे संबंध एवं फलन वाले चैप्टर में। प्रांत होता है एक होता है परिसर। प्रांत और परिसर, प्रांत में मान रखते हैं तो परिसर में मान हमें प्राप्त होता है परिसर का। तो ये एक 2 प्रकार के वो होते हैं संबंध में चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अभी इसको बस प्रांत के रूप में मानिए कि इसके वैल्यू है x एक वास्तविक संख्या है जो इससे बिलोंग करती है, इस अवकलनीय फलन से बिलोंग करती है। ठीक, तो अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे।
राइट हैंड साइड डेरिवेटिव का सूत्र जो हमने पढ़ा वो रखेंगे यहाँ पर, और इसके उभयनिष्ठ मान को हमने पढ़ा नहीं था, इसके उभयनिष्ठ मान को एफ डैश ए से दर्शाते हैं, तो बराबर हम एफ डैश ए मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 मान के से अभी छोड़ देंगे। अब लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, इसकी लिमिट निकालने जा रहे हैं। इसमें अगर दो ऊपर एच से गुणा और एच से भाग करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कट जाएंगे। तो अब इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन होल के अपॉन में h गुणे में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू एच। अब आप देख सकते हैं इसका मान हम लोगों ने अभी निकाला था समीकरण 1 से, तो यहाँ पर एफ डैश ए लिख देंगे और यहाँ पर अगर एच का मान पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। एफ डैश ए की गुणा अगर 0 से कराएंगे, किसी भी संख्या की 0 से गुणा कराने पर मान 0 हो जाता है, तो ये 0 आ गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर उतार लाएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लिखा है ये, और यहाँ पर ये माइनस का साइन होने के कारण इधर जाएगा तो प्लस का ही हो जाएगा। और हमें पता है कि लिमिट की जो कंटिन्यूटी होती है उसमें ये सूत्र होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, यानी कि ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लिमिट RHL में ये सूत्र होता है कि जब ए नेगेटिव ए पॉजिटिव लेके चलते हैं तो ए प्लस एच होता है, अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये मान हमें प्राप्त होता है। ये राइट हैंड साइड लिमिट का सूत्र है। और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव में लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आती। तो इस प्रकार से हमने देख रखा है, सिद्ध कर दिया कि एफ एक्स बराबर ए पर सतत है। जो अवकलनीय फलन है मतलब वो सतत सिद्ध हो गया, इसलिए प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये सिद्ध हो गया। अब इसका कन्वर्सली प्रूफ करेंगे, यानी कि विरोधाभास प्रमेय। विरोधाभास प्रमेय आपने पढ़े होगी, उसी प्रकार से विरोधाभास मतलब ये अभी हमने प्रूफ किया कि अवकलनीय फलन सतत होता है। अब हम प्रूफ करेंगे सतत फलन अवकलनीय होता है कि नहीं। प्रत्येक सतत फलन, यदि कोई फलन सतत है तो प्रांत में प्रत्येक बिंदु पर उसका अवकलनीय होना निश्चित नहीं, आवश्यक नहीं है। ये तो बात सत्य है, हर बिंदु पर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर सतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है। अब क्यों नहीं है तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये बात सही है एग्जाम्पल। तो इसका राइट हैंड साइड निकालेंगे, पहले निकालते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच होता है, इसमें ए प्लस एच मान रख देना सीधे, ए प्लस एच। ए प्लस एच कहाँ रख रहे हैं हम, यहाँ ए तो 0 है ना, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच माइनस एफ 0 का मान रखेंगे तो यहाँ पे सॉरी अपॉन में एच, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, ठीक, क्योंकि राइट हैंड साइड है। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड का निकाल लेते हैं, ये 0 है इक्वल टू ए माइनस एच होता है, इधर ए माइनस एच होने के कारण यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस का एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 चलती रहती है साथ में, ये हमने लिखना भूल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर इसको थोड़ा हल कर लें तो अगर यहाँ पर देखें 0 प्लस एच बाहर आएगा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव माइनस 0 अपॉन एच, 0 अपॉन एच है तो h से h गया, इसकी वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 0 हल करके। अगर इधर देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, लिमिट 0 माइनस का हो जाएगा प्लस का h आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन अगर कॉमन ले लें, माइनस का 0 अपॉन में माइनस का h कट गया, ये आ गया माइनस का। अगर देखें हम राइट हैंड साइड में प्लस का वन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का वन आएगा मान निकालने पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस का वन है, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का वन है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये सतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो यही बात हमें प्रूफ करने की, हर प्रत्येक सतत फलन हमेशा आवश्यक नहीं है कि अवकलनीय हो, परंतु ये बात प्रूफ है कि यानी कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत फलन होता है। ये तो सेटिस्फाई है बात, परंतु ये बात सेटिस्फाई नहीं है कि हर सतत फलन अवकलनीय भी हो, ये नहीं होता, परंतु ये सत्य है। तो हमने ये बात सतत और अवकलनीय फलन में एक संबंध निकाल लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषाओं पे ध्यान देते हैं, अगली परिभाषाएं क्या हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब जानते हैं अवकलज या अवकल गुणांक, जिन्हें कहते हैं डिफरेंशिएटिव, क्या कहते हैं, वैल्यू डिफरेंशिएटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं किसी भी फलन की। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिव वैल्यू हैं जो हमें याद रखनी है। यदि डी बाई डी एक्स ऑफ सी, यानी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। घात आगे उतर आती है और ऊपर घात में एक घटा देते हैं, ठीक। उसके बाद e की पावर x का e की पावर x रहता है a की पावर x का a की पावर x डॉट log a बेस e। log x बेस e का होता है 1/x। log x बेस a अगर हो जाए, कोई अलग वैल्यू आ जाए, तो 1/x log e बेस a। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक कॉट एक्स। और क्या कहते हैं, अगर दो फलन गुण जोड़ में और या अंतर में लिखे हों तो उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, दोनों फंक्शन में अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा। यदि कांस्टेंट से किसी फलन में गुणा हो तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के डिफरेंशिएट फलन को किया जा सकता है। यदि डी वाई डी एक्स ऑफ क्या कहते हैं, दो फलन दे रखे हों गुणा में हो, तो उनका पहला पद, तो इनको पहला पद दूसरा पद मान के हल करते हैं, तो वो लिखते हैं, इसको याद करने का तरीका है, पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन। और अगर दोनों दो फलन अब क्या कहते हैं भाग में लिखे हों तो नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाले का वर्ग और नीचे वाला, नहीं, इसको कुछ और तरीके से याद करने की ट्रिक थी इसकी, हर का वर्ग, हाँ, अंश और हर में लिखे हो, इसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश हर का वर्ग, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, इसको इस तरीके से याद किया था, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो इसको याद करने की सब ट्रिक हो गई, ये आपको याद कर लेने हैं, इनसे ही रिलेटेड अभी आगे एक्सरसाइज आएगी, उनको हल करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएट करते हैं तो बात याद रखिएगा, जहाँ सी से ट्रिग्नोमेट्रिक जो जो फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं वहाँ माइनस लग जाता है, बाकी सब नॉर्मल रहते हैं प्लस के। जैसे कॉस में सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस का साइन एक्स, कॉट एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक कॉट एक्स। तो ऐसे ही याद रखिएगा ये ट्रिक। आइए अब निहित फलनों का अवकलन ज्ञात करते हैं। ये क्या होता है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। माना y बराबर f, ऐसे नहीं, f ऑफ g ऑफ x, एक जी एक्स फंक्शन है g ऑफ x, और उसका भी उसको एक फंक्शन है उसका, वो f है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x का क्या कहते हैं, f g ऑफ x का फंक्शन है और g f x का फंक्शन है, तो इसको ऐसे मान सकते हैं। आइए इसको बराबर कैपिटल एक्स एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स के मान लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ, मतलब ब्रैकेट जिसे कहते हैं, अरे सही से बन जा, जी अंदर एक्स प्लस एच के रूप में से लिख सकते हैं, ठीक। ये भी हमें आगे काम आएगा। तो आइए इसको कहते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी हम कैपिटल मान के चलते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको हल करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, अगर इसकी वैल्यू पुट यहाँ से कर दें तो यहाँ आ जाएगा जी ब्रैकेट में एक्स प्लस एच छोटा ब्रैकेट माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, अपॉन में एच चल रहा है, ठीक। अब हम एक बार और मानेंगे, कुछ फंक्शंस मानेंगे, जी एक्स प्लस एच, जी एक्स को मान लेते हैं जेड के बराबर, जेड के बराबर, एंड जी ब्रैकेट में एक्स प्लस एच को मान लेंगे हम जेड प्लस के बराबर। तो इसे थोड़ा हल करते हैं तो हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ
इसको माना है जेड प्लस के बराबर जेड प्लस के माइनस एफ जेड फंक्शन हो गया अपॉन एच। ये इतना हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इधर लिखते हैं इसे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस के जेड प्लस के माइनस एफ जेड अपॉन एच, ये लिख लिया। अब आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने की ट्रिक होती है, तो उस ट्रिक से इसे हल करेंगे। अगर इसको तोड़ लिया जाए तो हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसे तोड़ के हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे गुणा और कैसे भाग कर देंगे। इसमें हम यहाँ पर हम इसे कैसे गुणा और कैसे भाग भी तो कर सकते हैं, के अपॉन एच हो गया, कैसे गुणा कैसे भाग कर दी। अब अगर हम यहाँ पर के का वैल्यू पुट करते हैं, के की सिर्फ एक जगह पुट करेंगे, हर जगह नहीं, सिर्फ उधर वाले ऊपर अपर वाले में के की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ गए यहाँ से, तो z की वैल्यू ये है, तो हम लिख सकते हैं नीचे यहाँ लिख देते हैं, चूँकि जेड एक्स प्लस एच इज इक्वल टू जी एक्स प्लस के, तो के की वैल्यू आएगी जी एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस के माइनस एफ ऑफ जेड माइनस बटे में के डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये इस प्रकार हो गया, टूट गया। तो अब इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, लिमिट को अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस के माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन के डॉट लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच हो गया। ये हमने लिमिट तोड़ ली। अब इसको हम क्या हल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अगर हल करना चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होगी हमारे लिए, एक सेकंड मुझसे गलती हो गई। ये जब हमने तोड़ा तो यहाँ पे एच तो है नहीं, तो यहाँ पे के टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अब अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें डी 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 वाई डी एक्स एफ ऑफ जेड, जेड लिख सकते हैं क्योंकि के टेंड्स टू जीरो है, डॉट डी डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ पर देखें तो जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हाँ, जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार लिखा जाता है। तो अगर इसको हम लिख लें एफ ऑफ जेड और जी ऑफ एक्स, तो इसको हम अलग तरीके से लिखना चाहें तो एफ और जी में लिख सकते हैं फलन, एफ और जी में लिख लें तो डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ और गुणे में डी डी एक्स ऑफ जी, और डी डी एक्स ऑफ एफ और डी डी एक्स ऑफ जी हो गया। और अगर हम इसको एक्स वाई जेड के रूप में लिख लें तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स, सॉरी यहाँ पर ये जेड गुणे डी जेड अपॉन डी एक्स, हाँ यहाँ जेड होगा क्योंकि ये जेड का फलन है, इनटू यहाँ पर हो जाएगा वाई, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फलन मांगना था एक्स वहाँ पे था तो वहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पर वो था तो यहाँ पे वो हो गया। और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो नॉर्मली गुणा भाग के रूप में देखें तो ये डी जेड कर गया, डी वाई बाई डी एक्स ही बचता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं करना। इसका ये सूत्र है, ये हमें सूत्र याद रखना है। जब तीन फलन दे रखे हों एक्स वाई जेड, तो अगर सूत्र निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो कुछ इस प्रकार निकाला जाता है। तो ये हमें एक और सूत्र मिल गया, जहां हम इसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि y z का फलन है, z x का फलन है, तो y x का x की सापेक्ष अवकल गुणांक, तो y का x की सापेक्ष अवकल गुणांक, y का z की सापेक्ष अवकल गुणांक और z का x की सापेक्ष अवकल गुणांक का गुणनफल होगा। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि
वाई जेड का फलन है, तभी तो इसके सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा, और कॉमा जेड एक्स का फलन है, जेड एक्स का फलन है, वाई जेड का फलन है, और तो फिर वाई एक्स का फलन, तो वाई का जेड के सापेक्ष अवकल गुणांक, तो वाई का जेड के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक y का z के सापेक्ष अवकल गुणांक, सॉरी y का x के सापेक्ष z नहीं, यहाँ पे x होगा पहले, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक y के z के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, और z का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकल गुणांक के गुणनफल के, गुणनफल के बराबर है। तो इसको जो मैंने लिखा है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने ये लिखा कि अब हम कह सकते हैं कि y z के सापेक्ष क्या कहते हैं z का फलन है और z x का फलन है, क्योंकि जो जिसका फलन होता है अगर y z का फलन नहीं होगा तो उसको z के सापेक्ष हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या मान चले थे y बराबर f ऑफ x, तभी हम इसको x के सापेक्ष अवकलन इसका कर सकते हैं। अगर उसका फलन नहीं होगा तो उसका क्या कहते हैं उसके सापेक्ष अवकलन करने पे कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको तो जीरो आ जाएगी वैल्यू, परंतु यहाँ जीरो नहीं कुछ वैल्यू आएगी। अभी प्योरली हम नहीं जान सकते क्योंकि हमारे पास एक जनरल फंक्शन था तो हमने जनरल वैल्यू निकाली है। जब हमें एक फंक्शन प्योर दे रखा होगा तो हम उसकी प्योर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ बात कहने की लायक है कि हम कह सकते हैं कि y z का है, z x का फलन है, तभी ये एक दूसरे के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो सकते हैं। और z का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, यानी कि y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक है ये, वो क्या होता है जो अवकल गुणांक आएगा वो किसके बराबर होगा, जो y का z के सापेक्ष अवकल गुणांक आएगा और z का x के सापेक्ष अवकल गुणांक आएगा। दोनों का गुणनफल करने पर जो अवकल गुणांक प्राप्त होगा वही y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है। इस प्रकार हमने इनके सारे अवकल गुणांक सारे समझ लिए, याद कर लेने हैं आपको। और निहित फलनों का अवकलन कैसे निकाला जाता है वो हमने सूत्र से समझ लिया है। इस सूत्र का आगे हम प्रश्नावली में उपयोग करेंगे। आइए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, जो हमने अभी तक क्या कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्नावली को हल करते हैं। एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 5.2, इसमें ये हमें फंक्शंस दे रखे हैं और इनको हमें x के सापेक्ष अवकलन इनका करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। सॉल्यूशन लेट नंबर 1 पे तो मानेंगे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 x के सापेक्ष अवकलन लिख लिया। आइए इसे करते हैं dy बाई डी एक्स बराबर में डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 5 dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, परंतु ये x है नहीं, इसको भी हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 0, तो यहाँ आ जाएगा बाहर का 2x। तो dy बाई डी एक्स का मान हमारे पास जो प्राप्त हुआ 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये dy बाई डी एक्स का मान आ गया। आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी लेट करेंगे y बराबर cos ऑफ साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ cos साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का होगा
साइन माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स गुणे में इसका भी करेंगे साइन का कॉस हो जाएगा कॉस एक्स। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कुछ इस प्रकार है डी वाई बाई डी साइन माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। इसको आगे कुछ हल कर नहीं सकते अभी। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। लेट वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का सूत्र हम गुणा करेंगे तो जाएगा प्लस का ए। ये हमारी डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई क्योंकि एक्स ही वेरिएबल है और इसके सापेक्ष करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा बी का 0 हो जाएगा तो ए से गुणा होगी 1 की तो ए बचेगा बाहर आ जाएगा। आइए चौथे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सोल्यूशन लेट वाई बराबर सेक टेन रूट एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का होगा सेक एक्स टेन एक्स टेन एक्स हो गया डॉट में टेन का होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स टेन एक्स का सेक और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो सीधे तौर पे लिख सकते हैं इसको इस प्रकार अगर लिखें सेक एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स गुणे में सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन लेट वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस टी। ये हो गया वाई बराबर एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। हर अंश वाला भाग हो गया है तो इसको उसी प्रकार से हल करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हर का वर्ग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी हर पूरे अंश का अवकलन तो हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डॉट सी कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस टी। तो अगर इसको लिखें तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट कॉस सी एक्स प्लस टी प्लस
बी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस टी, साइन सी एक्स प्लस टी, सॉरी यहाँ पे बी नहीं, यहाँ सी होगा, सॉरी, बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। तो ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों क्वेश्चन हल हो गए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो छठे, सातवें, आठवें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। सबसे पहले नंबर पे लेट करेंगे y बराबर कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स टू डी एक्स कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी वाई बाई डी। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब डॉट 2 साइन एक्स मानेंगे इसको 2 साइन एक्स की पावर 5। ठीक, अब इसका भी अवकलन कर लेंगे। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5। ठीक, कॉस एक्स हो गया। अब एक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे में एक्स की पावर 4 प्लस द्वितीय पद साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। प्रथम का अवकलन हो जाएगा कॉस का साइन एक्स क्यूब, वो भी माइनस का, गुणे में 3x स्क्वायर। इसका सही रूप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 5 अगर कॉमन चाहो तो ले सकते हो, बात नहीं बनने वाली। नॉर्मली लिख लेते हैं 10x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स 5 साइन एक्स की पावर 5 2 साइन एक्स कॉस एक्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 5 को एक्स मान लें, तो यहाँ से 2 हटा लें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 एक्स की पावर 4 डॉट 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2x की पावर 5 इंटू कॉस 2 साइन पावर एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स के माइनस इसमें 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गए। आइए सातवें क्वेश्चन कॉल करते हैं। लेट y बराबर 2 रूट कॉस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और इसको करेंगे 2 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट संख्या है। रूट एक्स का हो जाए 1/2 रूट एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 यार, अंदर का भी अब जो अंदर बचा पार्ट है उसका करेंगे तो कॉट का हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को होगा 2x सही बात है। तो अब इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई टी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस नहीं कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स समान हो गया। अब एक बार कॉल करते हैं सॉल्यूशन। लेट y बराबर कॉस रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कॉस हो जाएगा साइन रूट एक्स माइनस का और 1/2 रूट एक्स। तो ये कुछ वैल्यू हमें प्राप्त होगी हल करने पे। तो ये छठा सातवां आठवां भी यहीं पे समाप्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज के वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन हल कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन जहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स बराबर ए पर अवकलित नहीं है। तो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन तो पहले नंबर पे इसको तोड़ लेते हैं फंक्शन को। एफ एक्स इज इक्वल टू एक बार x माइनस वन प्लस में लेंगे, एक बार x माइनस वन माइनस लगा के लेंगे। जब x का मान क्या कहते हैं उस पर निर्भर करता है, इस x का मान x का जब बड़ा होगा, एक से बड़ा या एक के बराबर होगा, या ये x का मान एक से छोटा होगा तब ये फंक्शन लेंगे। तो ये दो भागों में टूट गया। तो आइए पहले नंबर पे लेफ्ट हैंड क्या कहते हैं f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। तो f1 की वैल्यू निकालेंगे जब x का मान 1 के बराबर हो तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर चेक करें, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। f लिमिट h टेंड्स टू 0 x होता है 1 प्लस एच माइनस लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड में माइनस यहाँ पे होगा और माइनस f1 अपॉन माइनस का h। ठीक, ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 जब एक से मान छोटा हो, x का मान 1 से छोटा हो तो इस वाले में रखें माइनस का 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस 0। f1 का मान निकाला ही है माइनस का h। चल करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 1 और 1 गया, माइनस में प्लस का h हो जाएगा अपॉन माइनस का h आ गया। इसको हल करने वैल्यू आई माइनस की 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस का h। तो यहाँ पे आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 x का मान 1 से बड़ा होगा तो 1 प्लस h माइनस 1 एक ब्रैकेट में माइनस 0 अपॉन प्लस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से 1 गया और बचा प्लस का h अपॉन प्लस का h। तो वैल्यू आएगी कट पिट के प्लस की 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए या फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। आइए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स ये है। तो इसको आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये पिछले एक्सरसाइज में 5.1 में हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पर ये ब्रैकेट आया था। तो वहाँ पर मैं इसका नाम आपको बताना भूल गया, तो उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था। इसका नाम होता है इंग्लिश में अगर बोलें तो हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन और हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन होता है। और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो मैंने वहीं बता दी थी आपको। आइए इसको हल करते हैं। इसमें कहा गया है ये x बराबर 1 व 2 पर अवकलित नहीं है। चेक करते हैं सॉल्यूशन। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 और माइनस h वैल्यू रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h। तो इसका मान 1 से कुछ कम होगा तो सबसे हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा
उसके लिए तो वो ज़ीरो हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो या वन बटे माइनस का एच, माइनस माइनस क्या तो बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन बाई एच। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो इनफाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट आ गई। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बटे में माइनस माइनस प्लस का एच आएंगे यहाँ पे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच का निकालेंगे, वैल्यू तो हो जाएगी वन प्लस एच माइनस वन बटे में एच। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा होगी तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा वन माइनस वन बटे एच। तो वन में से वन गया, बचा ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो आ जाता है। यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ ज़ीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ ना लिख के यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए यह फलन x बराबर एक पर अवकलित नहीं है। ये हो गया पहला पार्ट। अब x बराबर दो पर चेक करेंगे। x बराबर दो पर चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू बटे माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू माइनस एच माइनस टू बटे माइनस एच। दो से कुछ कम होगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वैल्यू बाहर निकल के आएगी वन, यहाँ आएगी टू, यहाँ आएगी माइनस वन, तो लिमिट आएगी एच टेंड्स टू जीरो माइनस वन बटे माइनस एच। वन वन गया तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू इनफाइनाइट। एक्स क्या कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू बटे में प्लस का h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे टू प्लस एच माइनस टू बटे में h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर आएगी वैल्यू टू माइनस टू बटे में h, तो आ गई वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए यह फलन x बराबर दो पर अवकलित नहीं है। जो हमें प्रूफ करना था कि एक व दो पर ही अवकलित नहीं है, तो हमने प्रूफ कर दिया। इस प्रकार ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको अगली प्रश्नावली के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।